संभल का मसला बहुत गर्म है उत्तर प्रदेश में, तो उस पर आपकी पार्टी और आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि मामला अदालत के बाहर निपटाया जाना चाहिए? यहाँ तमाम युवा साथी बैठे हैं। हम किस धर्म से हैं, किस मजहब से हैं, इससे हट के एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि संभल के मुद्दे का हल कैसे होना चाहिए। इससे महत्वपूर्ण यह है कि वो जो 5 नौजवान मारे गए उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। न साजिश थी, न कोई जंग का ऐलान लिखा था। बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे दंगाई कह के सीधे गोली मार दी तुमने। उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। दिखाइए जरा, ये है बेहतर वक्ता कौन, असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी? देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? ये सवाल मैं जानता था कि ये सवाल जरूर आएगा। बीजेपी कहती है कि शरीयत को मानना है तो पूरा माना जाए। मुसलमान सेविंग्स अकाउंट ना खोलें, लोन ना लें, बैंक में नौकरी ना करें। आपके ऊपर एक आरोप लगता है कि आप जो हैं वो बहुत ही कट्टरवादी हैं, ये आपके ऊपर आरोप लगता है। मैं आपका एक शेर पढ़ के सुनाता हूं। ना बुजदिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना, अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार के मरना। ये है किसके लिए? सवाल हो गया। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से सबको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। स्वागत है, स्वागत है, आइए। कि संभल का मसला बहुत गर्म है उत्तर प्रदेश में, तो उस पर आपकी पार्टी और आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि मामला अदालत के बाहर निपटाया जाना चाहिए? यहाँ तमाम युवा साथी बैठे हैं। हम किस धर्म से हैं, किस मजहब से हैं, इससे हट के एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि संभल के मुद्दे का हल कैसे होना चाहिए। इससे महत्वपूर्ण यह है कि वो जो 5 नौजवान मारे गए उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ऐसा नैरेटिव बना दिया गया कि चर्चा जो है ये हो रही है कि आज पुलिस प्रशासन ने ये बयान दिया, आज ये दिया। जिस दिन से वो 5 बच्चे, नौजवान बच्चे, न साजिश थी, न कोई जंग का ऐलान लिखा था। बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे दंगाई कह के सीधे गोली मार दी तुमने। उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। मैं बहुत भावुक हूं। क्या किसी ने एक संवेदना का शब्द, सत्ता में बैठे हुए किसी एक व्यक्ति ने एक संवेदना का शब्द बोला है? 5 लाशें उठी हैं। इधर 26 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति महोदया संसद में भाषण दे रही थी। मैं सामने बैठा हुआ था और 162 किलोमीटर दूर संसद से संभल में 5 जनाजे एक साथ उठ रहे थे। छोड़ दीजिए वो हिंदू थे या मुसलमान थे। विजुअल हैं इस बात के ना कि पुलिस गोली चला रही थी। मैं भी यहां बैठ के बात कह रहा हूं। अगर पुलिस ये कहती है कि वो पत्थर मार रहे थे, तो उन लड़कों को किसने मारा उसका विजुअल आपके पास कहां है? पुलिस जो नैरेटिव बना दे। डीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सत्ता के शीर्ष पे बैठे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्या इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है? सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से ये कहता है, पुरखे हम सबके गोद में तेरी खाक ओढ़ के लेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं। है ना? इमरान साहब, बीजेपी कह रही है, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। मुझे हैरत है। ये निकल आया, वो निकल आया। यहां आज भी, कल भी संसद में संविधान पे बहस हो रही है और वहां बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं करेगा इस पे। मीडिया भी बात नहीं करेगी, राजनीतिक दल भी बात नहीं करेंगे। कितना, मतलब मैं एक बतौर इंसान, एक देश का एक जिम्मेदार नागरिक, पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं सवाल पूछता हूं, सत्ता क्यों चुप है? संवेदना के एक शब्द भी क्यों नहीं? हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। राहुल गांधी जी गए, जा रहे थे, उनको जाने नहीं दिया गया। नेता प्रतिपक्ष को क्या अब यह भी अधिकार नहीं रह गया है कि वो जाकर के पीड़ितों से मिल सके? मुझे देश से पूछना है, क्यों नहीं मिलने देंगे? क्या छुपाना चाहते हैं? आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, वो पीड़ित परिवार के साथ मिलना चाह रहे थे। यहां पर बीजेपी बार बार यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस एक लाइन नहीं ले रही, वो ये नहीं बता रही कि आखिर वो है किसके साथ। भाजपा किसके साथ है? सवाल मेरा है। सरकार किसके साथ है? नहीं, वो तो खुल के कह रहे हैं कि हम मंदिर के साथ। हाथ रख करके कसम खाने वाले लोग किसके साथ खड़े हैं? संविधान के साथ, या किसी धर्म के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी जाति के साथ, किसी मजहब के साथ? इंसान के साथ क्यों नहीं? पीड़ितों के साथ क्यों नहीं? जोरदार तालियां हर सवाल पर। आप लोग तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? तैयार हैं? ओके, चलिए शुरू कर दें रैपिड फायर राउंड का। हमारा पहला सवाल दिखाइए जरा। पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय कौन, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी? सबसे पहली बात तो है कि आप राहुल जी को सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं कर सकते। राहुल जी राष्ट्रीय नेता हैं, अखिलेश जी भी बहुत शानदार नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं,
पूर्व मुख्यमंत्री हैं और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ बहुत शानदार प्रदर्शन हुआ है, तो हम दोनों गठबंधन में हैं। तो मुझे लगता है कभी कभी कि ऐसी परिस्थिति आप किसी के सामने क्यों लाते हैं कि दो भाई उसके सामने खड़ा कर दें कि भैया इसमें से बताओ इसके अंदर ज्यादा प्रतिभा है। राहुल जी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति कर रहे हैं और अखिलेश जी हर इंटरव्यू में आपके चैनलों पे भी शायद बोल चुके हैं कि मेरा लक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति है। तो मुझे लगता है ये सवाल ही नहीं बनता है। अगला सवाल दिखाइए जरा, ये है बेहतर वक्ता कौन, असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी? जब मैं खड़ा हूं तो आपको ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। पर्सनल चॉइस। और अभी इस सवाल में आप आउट ऑफ सिलेबस है, इन दोनों में से एक मैंने बताइए। कहा ना जब मैं खड़ा हूं तो ये सवाल बनता ही लेकिन नहीं। इन दोनों में से कौन बेहतर वक्ता लगता है? नहीं मैंने कहा ना सवाल बनता ही नहीं। नहीं, मैं अभी तक आप सवाल को आउट ऑफ सिलेबस कर रहे थे, अभी आप आउट ऑफ सिलेबस है, इन दोनों में से बताइए। नहीं, मैं तो हमेशा प्रासंगिक हूं जब तक ये शो चलेगा अभी आज क्योंकि मुझे से सवाल वैसे आपने उनकी बड़ी तारीफ की है कई बार अकबरुद्दीन जी की। नहीं, नो डाउट उनके फैक्ट्स, उनकी भाषा ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं अकबरुद्दीन जी की भी आपने कई बार तारीफ की है। मीडिया के पसंदीदा ये हैं। आपके भी हैं आपके? अच्छा ये बता दीजिए, थोड़ा सा ट्वीट करता हूं, आपके इन दोनों में से पसंदीदा कौन है? नहीं देखिए, पसंदीदा जैसा मतलब कोई शब्द मुझे नहीं लगता कि हमारे नेता और हमारे पसंदीदा आप पूछेंगे तो राहुल गांधी हैं। ठीक है, आपके ऊपर एक आरोप लगता है, क्योंकि अभी जिक्र हो रहा है कि आप जो हैं वो बहुत ही कट्टरवादी हैं, ये आपके ऊपर आरोप लगता है। मैं आपका एक शेर पढ़ के सुनाता हूं। ना बुजदिल की तरह, ये आपकी एक बाइट है बल्कि, ना बुजदिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना, अगर इसमें भी लोग ताली बजा रहे हैं। अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार के मरना। अब देखिए ये किसके लिए है? ये अमन के लिए तो नहीं। मैं आपका सवाल खारिज इसलिए करता हूं कि मेरा सवाल होने तो दीजिए पहले। नहीं, आपने सवाल पूछ लिया। मेरा सवाल ये है, नहीं मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये शेर ये है किसके लिए? सुनिए ना, मैं जवाब, सवाल हो गया। आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कि मैं कट्टर हूं। शायर प्रतीकों के माध्यम से बात करता है। जब शायर कहता है अपनी महबूबा से कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो क्या वो ब्रह्मांड को नष्ट करने की बात कर रहा है? नहीं ना। शायर प्रतीकों के माध्यम से बात कर, भेड़िया, मैं भेड़िया शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। भेड़िए के खिलाफ कितनी कविताएं लिखी गई हैं, आप सबने पढ़ी होंगी। भेड़िया सामने है, उसकी आंखें लाल हैं, उसे तब तक घूरो जब तक वो तुम्हें घूरना बंद ना कर दे। इसमें कट्टरता कहां है? चूंकि भाजपा के कुछ मुख्यमंत्रियों ने इसे ट्वीट कर दिया तो मीडिया ने बताया कि हाँ, कुछ लोगों ने तो इसको भेड़िए के बजाय कुछ और कह के ट्वीट किया। ये कौवा कान ले उड़ा, जो हम अवध क्षेत्र में कहावत सुनते रहे। तो दरअसल भाजपा जिस चीज से खेलती है ना, मंचों से आप शिकार मत बनिए। मुझे एक बात बताइए, मंचों से मरने मारने की जो बात हो रही है, ये किसके लिए हो रही है? कमाल है। मतलब जब आप मंच पे खड़े होकर के ललकार के कहते हैं, मतलब ऐसी ऐसी भाषा, ऐसी कविता सुनाऊंगा आपको, तो आपको लगता है कि वो कत्लेआम मचाने की बात कर रहा है शायर। अरे जोश दिला रहा है जनता को। मैं एक मंच पे खड़ा होकर के, सर मैं बड़ी मजे की बात बताऊं, मैं एक कार्यक्रम में गया कोलकाता में, मैंने वहां पर शिक्षा को लेकर के लंबी बातचीत की। मैं अपने हर कार्यक्रम में ये काम करता हूं। मेरा एक शेर है कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। मैं ये शेर पढ़ते पढ़ते एक भूमिका बना रहा था और भूमिका में मैंने कहा कि अगर समाज में सम्मान पाना चाहते हो, मेरे अपने समाज के ज्यादा लोग वहां बैठे थे, तो मैंने कहा आइए ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनिए, सिस्टम का हिस्सा बनिए, सिस्टम सुधारिए, सिस्टम पे कब्जा करिए। एक तथाकथित चैनल ने यह शब्द उठाया कि इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि सिस्टम पे कब्जा करिए। अब जब हम कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता पे कब्जा करो, कोई नेता ये कहता है, तो भैया वो राजनीतिक रूप से सक्षम होने की बात कर रहा है, लेकिन मीडिया इसको एक नया नैरेटिव दे देगा और लोग उसके खेल में फंस जाते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली यहां पर कि सिस्टम का हिस्सा बनिए, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनिए, लेकिन फिर आपके कुछ ऐसे शेर आते हैं या कुछ आपके ऐसे शब्द आते हैं, अभी आपने बखैती का जिक्र किया, उसको लेकर फिर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। मैं आपको सुनाता हूं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, हमें तो कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पर समझौता नहीं होगा। क्यों होगा? क्यों होना चाहिए? आप जिस आस्था को मानते हैं निशान भाई, आप बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, आप अपनी आस्था से क्यों समझौता करेंगे? किसी को नहीं करना चाहिए। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, भारत का संविधान कहता है कि सवाल ये है, एक मिनट इमरान साहब, अपनी मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल आस्था है उसको मानने का मेरा सवाल, देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? ये सवाल मैं जानता था कि ये सवाल जरूर आएगा। ये सवाल आता क्यों है?
दरअसल ये एक खेल है जिस खेल में मीडिया खास तौर से किसी मुस्लिम राजनेता को उलझाने की कोशिश करता है। संविधान कहता है कि आपको फ्रीडम है अपनी आस्था के अनुसार धर्म चुनने का, आप जिस धर्म को मानते हैं उसका सम्मान करने का। इस्लाम धर्म कहता है जिस देश में रहते हो उससे मोहब्बत तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। यह सवाल क्यों आता है कि आपको देश ज्यादा पसंद है या इस्लाम पसंद है, या देश ज्यादा पसंद है या कुरान तो धर्म के आधार पर नहीं मुझसे अगर कोई मुझे पूछे कि आपके वालिद आपको लिखा है धर्मनिरपेक्षता के बारे में, आपकी मां आपको नहीं, संविधान में धर्मनिरपेक्षता लिखा है तो धर्मनिरपेक्ष मैं, आप मेरे सामने अभी पूजा करिए, भजन गाइए, मैं आपका सम्मान करूंगा। मैं नमाज पढ़ूं, मैं कुरान की आयत पढ़ूं, आप मेरा सम्मान करिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है, गलत तरीके से व्याख्यायित किया गया। सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं कि आप मेरा धर्म मानने लगे, मैं आपका धर्म मानने लगूं। हम दोनों एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, यह है सेकुलरिज्म। अमित शाह जी ने भी सदन के अंदर बोला, बीजेपी कहती है कि शरीयत को मानना है तो पूरा माना जाए, मुसलमान सेविंग्स अकाउंट ना खोलें, लोन ना लें, बैंक में नौकरी ना करें। वो कहते हैं कि शरीयत के क्रिमिनल लॉ को भी माने, चोरी करने पर हाथ काट दें, बलात्कार पर सिर कलम कर दें। गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप संविधान को मानते हैं तो पूरा माने, आधा अधूरा मत माने। देश के मुसलमानों को भी संवैधानिक तरीके से अपना नागरिक मान के, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या आपने सवाल के जवाब में सवाल दे दिया। क्यों नहीं करूंगा सवाल के जवाब में, लेकिन अगर ये फैक्ट है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा सवाल है कि क्या देश का प्रधानमंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? देश का गृह मंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? राज्य का मुख्यमंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? आपको प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री सब धर्मों के लगते हैं, सब धर्मों के लिए समानता की बात करते हैं। मेरा सवाल है, करते हैं? देखिए ये बात वो एक मिनट इमरान साहब, एक साहब कभी उनसे पलट के पूछते हैं, आप गृह मंत्री जी से पूछते हैं कि जब आप खड़े होकर के आपका एक मुख्यमंत्री असम का जिस तरह की, लेकिन वो ये भी पूछते हैं कि पर्सनल लॉ सिर्फ मुसलमानों का क्यों? नहीं, हम कह रहे हैं वो उन्हीं, हिंदू कोड बिल नहीं है इस देश में सिखों के लिए अलग से, लेकिन उसके लिए कहा जाता है कि कांग्रेस ने उसको ऐसा बनाया कि उसमें कोई भी स्पेशल अधिकार नहीं मिलता। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, कुछ भी हो आप बाकी जाके कांग्रेस पे यार, क्योंकि आपको मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के वोट मांगना है, इसलिए आपको मुसलमानों को टारगेट करना है। मुझे पता है आप मस्जिदों के नीचे भगवान नहीं ढूंढ रहे हैं, आप वोट बैंक ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपको बुरा कहना है। ठीक है, कहिए, धीरे धीरे जनता समझदार होगी। और जब देखिए सच बात है, मोहब्बत की सदाएं देना और मोहब्बत के लिए लोगों को एकजुट करना थोड़ा मुश्किल काम है। नफरत के लिए आप किसी चौराहे पे खड़े हो जाइए, किसी भी धर्म के हों, आप अपने धर्म का नारा लगाना शुरू कर दीजिए, आएं बाएं बकने लगिए, 100 लोग खड़े हो जाएंगे, 1000 लोग खड़े हो जाएंगे, और आप खड़े होकर के मोहब्बत की बात करना शुरू करिए, लोग कहेंगे पागल है क्या यार ये। अच्छा इमरान साहब, इस दौर में मोहब्बत की बात कर रहा है, नादान हो, इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो तुम? जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो।